वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया, मस्त। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा देखो, लास्ट डे हमने आपसे बात की थी दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों से संबंधी, जिसमें आपने लास्ट पढ़ा था प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि आपने पढ़ी थी, उसके उपयोग आपने, उसका समीकरण कि किस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, उसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बावजूद उसके कुछ आपने उपयोग पढ़े थे। उसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक आता है बेटा, लास्ट टॉपिक चल रहा है, ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, बस लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो वो अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है अपना साबुन तथा अपमार्जक। साबुन तथा अपमार्जक ये पढ़ेंगे हम। ये अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, अपमार्जक। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं, हम अलग अलग से समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार इनको दोनों को अलग अलग से हम जानेंगे, उसके बावजूद हम दोनों में आपको डिफरेंस अंतर बताएंगे और फिर इनके द्वारा सफाई की प्रक्रिया आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, ध्यान से समझना है इसको। तो बात करते हैं हम सबसे पहले आपसे साबुन से संबंधित, कि साबुन क्या होता है और साबुन का निर्माण किस तरीके से होता है और इसके जो निर्माण की विधि होती है वो क्या कहलाती है। तो साबुन बेटा ध्यान रखना है आपको, साबुन जो होते हैं ये उच्च वसीय जो अम्ल होते हैं उनके सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के जो संतृप्त वसा होते हैं उनके सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं क्या? साबुन। अब बात करते हैं बेटा कि ये संतृप्त वसा क्या होता है। संतृप्त वसा का मतलब होता है बेटा, आप देखते हैं घी है, तेल है, ये सभी कैसे होता है? संतृप्त होते हैं, संतृप्त यौगिक होते हैं। इनके अंदर कार्बन की संख्या बहुत अधिक होती है, कार्बन की संख्या बहुत अधिक होती है, इसीलिए ये मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये साबुन जो होते हैं ये उच्च वसीय अम्लों के, तो आप इसकी उच्च वसीय अम्ल की बात की जा रही है तो हम करें, देखिए जैसे उच्च वसीय अम्ल क्या होते हैं। तो उच्च वसीय अम्ल जैसे पॉम्टिक अम्ल होता है, पॉम्टिक अम्ल होता है, स्टीयरिक अम्ल होता है, ये सभी कैसे होता है? ऑलिक अम्ल होता है, ये कैसे होते हैं? आपके उच्च वसीय अम्ल होते हैं। तो इन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम जो लवण होते हैं वो बेटा क्या कहलाते हैं? आपके साबुन कहलाते हैं। देखेंगे हम, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि उच्च साबुन जो होते हैं तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं क्या? साबुन। बेटा ध्यान रखना है कि ये उच्च वसीय अम्ल का मतलब होता है जो संतृप्त वसा होते हैं, जैसे तेल है, घी है, ये कैसे होते हैं? संतृप्त वसा होते हैं। इनके अंदर कार्बन की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। तो जो संतृप्त वसा होते हैं, इन संतृप्त वसा का उपयोग हम किसको बनाने में करते हैं? साबुन को बनाने में करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं?
साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। अब हम बात करें कि ये उच्च वसीय अम्ल क्या होते हैं, तो देखो उच्च वसीय अम्लों में मुख्य रूप से हम विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं, बहुत सारे अम्ल हैं, लेकिन एक दो आपको मैं बताता हूँ कि जो उच्च वसीय अम्लों के उदाहरण होते हैं वो क्या क्या का कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो बेटा, एक तो होता है स्टीयरिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल। दूसरा हम देखें ऑलिक अम्ल, ऑलिक अम्ल। तीसरा यदि हम बात करें पाउटिक अम्ल, पाउटिक अम्ल। पाउटिक मतलब पाम ऑयल बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है, जिसे पाम ऑयल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके उच्च वसीय अम्ल होते हैं, संतृप्त वसा होते हैं, और इन संतृप्त वसा का उपयोग हम किसको बनाने में करते हैं? साबुन को बनाने में करते हैं। तो ध्यान रखना है, संतृप्त वसा या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगले चैप्टर में हम जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये आपको। चलो, यदि बात की जा रही है कि कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये शब्द हम देखेंगे केवल। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो केवल सीधा नाम से आपको मालूम हो जाता है कि किससे, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो यौगिक होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे हम देखें तो देखो, जैसे CH4 है, इसके अंदर और कुछ दिखाई दे रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा में कुछ और दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है, केवल इसके अंदर क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये कैसा यौगिक है? ये हाइड्रोकार्बन। ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और बात करें देखो CH3 CH2 CH3, देखो CH3 एकल बंध CH3, ये भी क्या है आपके अंदर? हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन है। और बात करें CH3 CH2 CH3, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर केवल आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे तो वो कहलाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन की और हाइड्रोजन की संख्या बहुत अधिक होती है। समझ में आया ना? तो कि बसीय अम्ल क्या होते हैं? बसीय अम्ल का मतलब होता है इनमें कार्बन की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। ध्यान रखना है। तो ये आपसे सीधा सा पूछा जाता है कि साबुन किसे कहते हैं, तो आपकी सीधी सी परिभाषा क्या हो जाएगी कि साबुन उच्च वसीय अम्ल। एग्जाम्पल देना चाहें जैसे करके लिख सकते हैं, स्टीयरिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, पाउटिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। क्लियर? क्या निकलेगी परिभाषा बेटा? कि साबुन उच्च वसीय अम्ल जैसे स्टीयरिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, पाउटिक अम्ल आदि के। तो बेटा 1 मिनट डिस्टरबेंस था, अभी सर आ गए थे, उनसे बात करने लग गया था। तो बेटा आपको मालूम हो गया कि उच्च वसीय अम्ल जैसे स्टीयरिक अम्ल, ऑलिक अम्ल और पाउटिक अम्ल के जो सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा? साबुन कहलाते हैं। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये जो आपके उच्च वसीय अम्ल होते हैं इनके अंदर कार्बन की जो संख्या होती है वो कार्बन 12 से और कार्बन 18 तक हो सकती है। अब बताओ कितने कार्बन इसके अंदर हम यूज ले रहे हैं?
कितने कार्बन हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, यूज ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबी श्रृंखला हो जाती है, इसलिए इनको मुख्य रूप से जो आप निर्माण की विधि पढ़ेंगे उसमें हम प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं इतनी लंबी कार्बन श्रृंखला को, ठीक है ना। तो केवल हमको ध्यान रखना है, इनको प्रदर्शित करने के लिए हम अलग यूज लेते हैं। तो आपको केवल ध्यान रखना है, कभी कभी डाल देता है कि इनके अंदर जो कार्बन की संख्या कितनी हो सकती है, तो ध्यान रखना है कार्बन 12 से और 18 तक इसमें कार्बन की संख्या हो सकती है। इनके अंदर जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं, इन उच्च वसीय अम्लों के अंदर जो कार्बन की संख्या होती है वो कितनी हो सकती है, 12 से 18 तक हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा इसके निर्माण की विधि, निर्माण की, कि साबुन का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है। तो निर्माण विधि की बात करें तो निर्माण विधि क्या होती है इसकी, कैसे इसका निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखना, साबुन की परिभाषा तो समझ में आ गई, उसके बाद में हम देखते हैं निर्माण की विधि। तो ध्यान रखना कि जब उच्च वसीय अम्लों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो साबुन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। क्लियर। देखो बेटा, ये क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण। कैसे, उच्च वसीय अम्ल आपको मालूम हो गया, ये क्या है, उच्च वसीय अम्ल। जब उच्च वसीय अम्लों की क्रिया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है, NaOH, तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है, KOH के साथ कराई जाती है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाते हैं, साबुन प्राप्त हो जाते हैं। और साबुन आपको प्राप्त करना है, तो साबुन प्राप्त हो गया, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। जो साबुन के निर्माण की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। क्लियर। तो बेटा आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, जिसमें आपको समीकरण भी देना होता है। तो जो साबुन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। समझे ना। तो देखो आपको क्या लिखना है, आपसे पूछता है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कि जब उच्च वसीय अम्लों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो आपको क्या प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है। और ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। क्लियर। तो बेटा अब देखते हैं हम इसका समीकरण किस तरीके से इसको प्राप्त किया जाता है। देखो उच्च वसीय अम्ल, मैंने बता दिया कार्बन की संख्या इनके अंदर क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो देखो
CH2 CH2 ये होते हैं बेटा उच्च वसीय अम्ल। अर्थात यहाँ पर ये जो R है ये एल्किल समूह को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है? एल्किल समूह। अर्थात इसमें इससे आगे और भी कार्बन परमाणु क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम शॉर्ट में अर्थात यहाँ पर ही रोक देते हैं। आगे इसके साथ में R का मतलब है आगे इसमें और कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। मैंने बताया था ना लंबी कार्बन श्रृंखला वाले होते हैं, तो हम उनको लंबी कार्बन श्रृंखला को नहीं दिखा के उनकी जगह पर हम कौन सा शब्द यूज ले लेते हैं? आर यूज। ये आर शब्द किसको? एल्किल जो शब्द होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, कार्बन की संख्या को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो ये होते हैं आपके उच्च वसीय अम्ल। क्या है ये आपका? उच्च वसीय अम्ल। क्या है ये? उच्च वसीय अम्ल। क्लियर? ये क्लियर समझ में आ गया ना? आपको ध्यान रखना है CH2 एकल बंध CH एकल बंध CH2, इससे तीनों में क्या जोड़ देना है? COOR COOR COOR। ठीक है, इतना कर लोगे ना? उसके बाद में बात कर रहा है वो प्लस अभिक्रिया। ये तो उच्च वसीय अम्ल हो गए। तो उच्च वसीय अम्लों की क्रिया किससे करा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो बेटा NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। या दूसरा बोल रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। दोनों में से किसी से करा दो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? साबुन प्राप्त हो जाता है। तो केवल ध्यान रखना है, आपने साबुन पढ़ा है, साबुन की परिभाषा को ध्यान करो कि ये उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। क्या? साबुन। तो सोडियम काम में लिया जाएगा और पोटेशियम काम में लिया जाएगा किसमें? साबुन के निर्माण में। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से ये तीनों और यहाँ से ये K और Na दोनों, किसी को भी ले लेना है इसमें से, दोनों को एक साथ ही बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो यहां से ये चला गया, यहां से ये दोनों अलग अलग रूप में ये चले गए, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? अब देखो यहां पर उत्पाद में क्या बनेगा, क्या बनेगा? देखो यहां पर कितने R हैं? 3 R हैं, तो 3 लगा दिया और क्या लिख दिया? 3R। यहाँ पर क्या है? COO COO COO। ये इनकी संख्या भी कितनी है? 3 ही है ना, 1 2 3। इनकी संख्या भी कितनी है? 3 है। तो ये भी हमने कितने लिख दिए? 3। ये किसको प्रदर्शित कर? 3 तो R हो गए और 3 ही क्या हो गए? COO। ठीक है, अब हमारे पास में बचा क्या है? Na। यहाँ पर क्या लिख दो? Na। या फिर इससे अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा? 3RCOOK बन जाएगा। पोटेशियम से करा रहे हैं तो यदि ये ले रहे हैं तो Na लगा दो, और यदि इसको छोड़ के ये ले रहे हैं, पोटेशियम से करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, तो क्या ले लो? ये बन जाएगा आपका। ठीक है ना? तो ये क्या चीज है? आपका साबुन। और ये ही आपको क्या करना था? प्राप्त करना था। ये तो बन गया आपका बेटा साबुन। अब हमारे पास में बचा क्या है? यहां पर देखो बचा क्या है? ये बचा हुआ है ना पूरा, ये काम में आ गया, यहां से ये दोनों काम में आ गए, तो ये बचे हुए हैं और आपके OH बचे हुए हैं। तो अब देखो बेटा यहां पर इसको ज्यों का त्यों यहां पर लिख दो। जैसे CH2 है, CH2 लिख दिया, ऐसा कि जैसा कि तैसा वहां पे लिख दिया। अब देखो बेटा एक चीज, यहां पे सोडियम 1 है और वहां पे अब सोडियम कितने हो गए? 3। कितने हो गए?
3। तो सोडियम यहाँ पर भी क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। पोटेशियम यहाँ पे कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। तो सोडियम कितने हो गए, 3 हो गए। क्लियर है ना, सोडियम कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि OH की संख्या भी कितनी हो गई, 3 हो गई। OH की संख्या भी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो बेटा ध्यान रखना है, सीधा सीधा एक एक OH, इससे सीधा सीधा आप एक एक OH जोड़ लो, इसके साथ में जोड़ दिया, ये लिखा आपने। और यहाँ पर कितने OH हो गए, 3। तीनों OHओं को एक एक कार्बन के साथ में आप कितने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अब एक आपको ये उत्पाद प्राप्त हो गया, और ये उत्पाद आपका कहलाता है ग्लिसरॉल। क्या चीज है ये, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और ये जो ग्लिसरॉल होता है प्राप्त, तो हम क्या कर रहे थे, साबुन, साबुन के साथ में आपको क्या प्राप्त हो गया, ग्लिसरॉल और प्राप्त हो गया। तो ये जो ग्लिसरॉल होता है ये कहलाता है आपका सह उत्पाद, सह उत्पाद। ये ग्लिसरॉल क्या चीज होगी, सह उत्पाद होगी। तो बेटा ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि साबुनीकरण की क्रिया के दौरान सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो सह उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त होती है, ग्लिसरॉल प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्लियर, ध्यान रखोगे ना, साबुन बन गया और साबुन के साथ साथ में आपको क्या प्राप्त हो गई, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या चीज होती है, ये सह उत्पाद होती है। क्या होती है, सह उत्पाद है। तो सह उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त हो जाता है, ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हम साबुन प्राप्त करते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, साबुनीकरण क्रिया कहते हैं। अब एक यहाँ पे दो चीज आपको और बता देता हूं कि देखो बेटा, जो सह उत्पाद के रूप में, सह उत्पाद के रूप में जो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, सह उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है, सह उत्पाद क्या है, ग्लिसरॉल। तो आपसे ग्लिसरॉल का उपयोग पूछा जाता है कि ये ग्लिसरॉल जो होता है इसका क्या उपयोग होता है। तो ध्यान रखना, इस ग्लिसरॉल का उपयोग पारदर्शी नहाने के साबुन बनाने में किया जाता है, किया जाता है। क्लियर, आपसे पूछा जाता है कि जो सह उत्पाद के रूप में आपको ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, इस ग्लिसरॉल का उपयोग किस में किया जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका उपयोग जो पारदर्शी नहाने के साबुन होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। किसका, ग्लिसरॉल का। किसका उपयोग करते हैं, पारदर्शी नहाने के साबुन बनाने में ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। समझे ना। तो ये जो पारदर्शी नहाने के साबुन बनाए जाते हैं उनके अंदर क्या मिला दी जाती है, ग्लिसरॉल मिला दी जाती है, जिसके कारण ये कैसे दिखाई देते हैं, पारदर्शी दिखाई देते हैं। जैसे पियर्स साबुन आता है वो आपको कैसा दिखाई देता है, पारदर्शी दिखाई देता है। तो उसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है, ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, इस जो सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है इसका उपयोग पारदर्शी नहाने के साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब आपको ये इस प्रक्रिया में साबुन प्राप्त हो गया। अब इससे और इसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है। तो बेटा ध्यान रखना कि इसके अंदर, साबुन के अंदर थोड़ा सा हम क्या मिला देंगे, नमक मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं।
तो नमक मिलाने से ये जो साबुन हो जाता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में प्राप्त साबुन को NaCl मिलाकर अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। क्लियर? तो बेटा आपसे पूछा जाता है कि साबुनीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो प्राप्त साबुन होता है उसे किस तरीके से अलग किया जाता है। तो किस तरीके से अलग कर सकते हैं, उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, NaCl मिलाया जाता है। NaCl मिलाकर उसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ठीक है ना, समझे ना। अब बेटा ये तो हो जाती है आपकी साबुनीकरण की प्रक्रिया, अर्थात साबुन के बारे में आपने पढ़ा कि साबुन किसे कहते हैं, तो साबुन के बारे में आपने जाना और फिर उसके साबुन के निर्माण की विधि पढ़ी आपने। तो निर्माण की विधि में ये आपको उसका समीकरण था, इस तरीके से साबुन का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये आपको क्या प्राप्त हो जाता है, साबुन। ये क्या चीज़ है, आपका साबुन है। और इसे मैंने बताया था कि ये उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ये 3RCOO ये लंबी कार्बन श्रृंखला होती है और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, सोडियम जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, सोडियम लवण हो गया। यदि इसके साथ में पोटेशियम जुड़ा हुआ है तो ये कैसा हो गया, पोटेशियम लवण हो गया। ठीक है ना। तो ये सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं क्या, साबुन। क्लियर। उसके बाद में बेटा एक प्रश्न आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और वो प्रश्न कौन सा है, बात करते हैं। देखो कि जो साबुन होता है वो मृदु जल के साथ में, साबुन मृदु जल के साथ में झाग उत्पन्न करता है, जबकि कठोर जल के साथ में झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्यों, इसका कारण क्या होता है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। मृदु जल का मतलब होता है मीठे जल में तो झाग देता है, जबकि खारे जल के अंदर झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्या कारण होता है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि देखो मैंने अभी बताया था कि जो साबुन होते हैं, साबुन प्रश्न लिख ही देता हूं एक बार आपको। साबुन कठोर जल में, कठोर जल या इसको हम बोल देते हैं खारा जल में झाग नहीं देते हैं, जबकि मृदु जल में, मृदु जल या मीठे जल में झाग उत्पन्न करते हैं, झाग उत्पन्न करते हैं। क्यों, ये बार बार आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जो साबुन होता है वो कठोर जल या खारे जल के साथ में झाग उत्पन्न नहीं करता है, जबकि मृदु जल के साथ में झाग उत्पन्न करता है। इसका कारण क्या होता है। तो अब आंसर हम देखते हैं, पहले समझना और मैं भाषा रूप में आपको बोल के बताऊंगा कि देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो साबुन होते हैं वो साबुन उच्च वसीय अम्लों के
अम्लों के क्या होते हैं, अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम क्या होते हैं, लवण होते हैं, लवण होते हैं। जबकि जो खारा जल आपका है, खारा जल, इस खारे जल के अंदर मैग्नीशियम तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयन पाए जाते हैं, आयन होते हैं। खारे जल में कौन से आयन होता है, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम आयन होते हैं। ये जो मैग्नीशियम और पोटेशियम जो आयन होते हैं किसके अंदर होते हैं, खारे जल के अंदर होता है। तो ये खारे जल के अंदर पाए जाने वाले जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते हैं, ये साबुन के अंदर उपस्थित जो सोडियम, अभी आपने पढ़ा था COO, यहाँ पर पढ़ा था मैंने RCOONA, यही तो था साबुन, ये क्या है आपका साबुन। तो इसमें से जब हम साबुन को खारे जल के अंदर करते हैं तो खारे जल में आयन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, सोडियम कैल्शियम आयन होते हैं। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम जो आयन होते हैं साबुन में से सोडियम आयनों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं और उनके स्थान पर, इनके स्थान पर खुद जुड़ जाते हैं। ये खुद मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन क्या हो जाते हैं, खुद जुड़ जाते हैं। यहां पर खुद जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे आपके 3RCOO, या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन क्या हो गए, जुड़ गए। तो किसके लवण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों का निर्माण हो जाता है। यहां पर कौन से लवण थे, सोडियम लवण थे। लेकिन जैसे हमने खारे जल के अंदर साबुन को लगाया तो उसने मैग्नीशियम तथा खारे जल में कौन से आयन थे, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयन होते हैं। ये साबुन से सोडियम लवण जो होते हैं, सोडियम लवणों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और उनके स्थान पर खुद जुड़ जाते हैं। और ये जो आपका प्राप्त हुआ है, ये जो विलयन होता है, इसके कारण ये जल के अंदर क्या होता है, अघुलनशील होते हैं। ये जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील, अघुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं, ये जल में अघुलनशील होते हैं और जल में अघुलनशील होने के कारण ये कठोर जल के साथ में क्या उत्पन्न नहीं करते हैं, झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। जबकि मीठे जल के साथ में आसानी से झाग उत्पन्न कर देते हैं। तो आपका क्या आंसर क्या होगा, समझ में आ गया होगा। खारे जल में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयन होते हैं। ये साबुन में उपस्थित सोडियम आयनों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और उनके स्थान पर खुद जुड़ जाते हैं और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं। और ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जो होते हैं ये जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। और जल में अघुलनशील होने के कारण साबुन जो होता है वो खारे जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्लियर। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, आप कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखने के लिए मैं बता दिया है। क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम तथा क्या लिखना है आपको, कि क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के अणु से सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं या हटा देते हैं, जिससे उच्च वसीय अम्लों के क्या प्राप्त हो जाते हैं, उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों का निर्माण होता है। और ये लवण जो होते हैं जल के अंदर कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और अघुलनशील होने के कारण क्या हो जाते हैं, ये अवक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात झाग उत्पन्न नहीं करते हैं और आपकी सफाई की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है ना।
तो ये इसका क्या हो जाता है, आंसर होता है। आपको कैसे ध्यान रखना है कि ये साबुन जो होते हैं उच्च, रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, आपको मालूम हो गया। जबकि खारे जल के अंदर क्या होते हैं, खारे जल में कौन से आयन पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। अब ये साबुन के अंदर जो सोडियम तथा, जैसे ही हम खारे जल में साबुन लगाना प्रारंभ करते हैं तो साबुन के अंदर क्या उपस्थित है, सोडियम लवण उपस्थित है, जबकि खारे जल में ये होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते हैं। ये इनको क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, सोडियम आयन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और उनके सोडियम को हटाने के बाद में उनके स्थान पर खुद क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, खुद जुड़ जाते हैं। फिर उच्च वसीय अम्लों के आपको क्या प्राप्त हो जाते हैं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं ये जल के अंदर कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात एक गाढ़ा पदार्थ बना लेते हैं, अवक्षेप के रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात झाग उत्पन्न नहीं करते हैं और सफाई की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। क्लियर, ठीक है ना बेटा? ओके, तो ये आपका क्या होगा कि साबुन कठोर जल के साथ में झाग उत्पन्न नहीं करता है, जबकि मृदु जल में झाग उत्पन्न करता है। क्या कारण होता है, आपको ये आंसर लिखना है कि जो साबुन होते हैं वो उच्च वसीय अम्लों के क्या होते हैं, सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, जो कि जबकि खारे जल के अंदर मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयन उपस्थित होते हैं। कौन से, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयन उपस्थित होते हैं। जो जल के अंदर क्या होते हैं, ये ध्यान रखना, ये जो साबुन में उपस्थित सोडियम लवणों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और उनके स्थान पर खुद जुड़ जाते हैं और फिर उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों का निर्माण करते हैं। और ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण होते हैं जो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं और अवक्षेप का निर्माण करते हैं और सफाई की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। क्लियर? तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।